फटाफट रिवीजन सीरीज़ की इस क्लास में आज काइंड ऑफ आपका सरप्राइज टेस्ट है दोस्तों। ठीक है जी। हेलो एंड वेलकम टू टी कोड जीके। आज की क्लास में हम इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहते हैं, चाहे हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न आपका हिस्ट्री से है दोस्तों आज का। विच इंडस वैली साइट इज़ फेमस फॉर ग्रेट बाथ? कौन सी सिंधु घाटी स्थल अपने विशाल स्नानागार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये थी दोस्तों कौन सी? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये एक अपने ग्रेट बाथ के लिए फेमस थी। और अगर मोहनजोदड़ो की आज की लोकेशन की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड इन सिंध, और सिंध आज पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली ये ग्रेट बाथ जो थे, बड़े बड़े जो विशाल स्नानागार थे, ऐसा कहा जाता है कि धार्मिक स्नान के लिए उपयोग में लाए जाते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इसमें, है ना, नोट कर लो अगर नहीं पता है तो। विच प्लैनेट इज नोन एज अ जाइंट प्लैनेट ऑफ आर सोलर सिस्टम? हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को विशाल ग्रह के रूप में कहा जाता है? तो आसान सा प्रश्न है। ठीक है, द राइट आंसर विल बी जुपिटर। जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसको गैसियस जाइंट भी कहते हैं दोस्तों, है ना, क्योंकि गैस से ही बना हुआ है। अगर तुम जुपिटर पे जाओ, आज मन कर रहा है कि आई वॉन्ट टू गो टू जुपिटर, मैं जुपिटर जाना चाहता हूँ, और तुमने क्या नासा से कॉन्टैक्ट किया और उनके अंतरिक्ष यान में बैठ करके चले गए, तो क्या तुम जुपिटर के ऊपर लैंड कर पाओगे? कभी कभी नहीं कर पाओगे। किस? क्योंकि इसके पास हार्ड सरफेस नहीं है। बड़ा बड़ा गैस का जाइंट, ये सारी गैसेस घूम रही हैं। ठीक है, तो जुपिटर जो है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। क्लियर हुआ? चलिए, नेक्स्ट वी हैव द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाई विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? भारत संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित थी? तो किस प्रस्तावना किससे प्रेरित थी? हमारे देश की प्रस्तावना प्रेरित थी यूएसए। कहाँ से प्रेरित थी? यूएसए। प्रस्तावना दोस्तों काइंड ऑफ आइडेंटिटी कार्ड है आपके संविधान के लिए। जैसे तुम आइडेंटिटी कार्ड पहनते हो जिसमें कि तुम्हारे ब्रीफ ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखी होती है, जैसे तुम्हारा नाम हो गया, कहाँ से कौन से स्कूल में पढ़ते हो, है ना, क्या एड्रेस है तुम्हारा। अगर स्कूल में पढ़ते हो तो बेसिकली स्कूल का एड्रेस होगा, कौन सी बस में जाते हो, कौन सी सेक्शन में हो। ठीक है, तो ये सारा बेसिकली आपके बीच पापा का नाम, आपके गांव का नाम, ये आइडेंटिटी कार्ड की तरह। वैसे ही हमारे संविधान का आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है प्रियम्बल को, और ये संज्ञा दी थी N.A. पालखीवाला ने। क्लियर हुआ? तो अमेरिका से लिया था दोस्तों हमने ये संविधान की प्रस्तावना। अच्छा जी, विच इज़ द हाइएस्ट पीक इन हिमालयाज लोकेटेड एंटायरली विद इन इंडिया? हिमालय की कौन सी सबसे ऊंची चोटी पूरी तरह से भारत के अंदर ही स्थित है? तो उसका एक्चुअली में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूरी तरह से भारत के अंदर है आपके पास, कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? सिक्किम में। इसकी बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो ये भारत की सॉरी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में स्थित है। उसके बाद बात करें अगर K2 की, दोस्तों K2 गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। K2 को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से कहा जाता है, और K2 काराकोरम में है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में POK में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। चलिए, कंचनजंगा इज द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। ये तीसरी क्यों है? क्योंकि सबसे पहले नंबर पे तो है माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पे है K2, ये POK में दोस्तों, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है K2। माउंट एवरेस्ट आपकी नेपाल में, और तीसरे नंबर पे आती है आपकी कौन सी? कंचनजंगा, जो सिक्किम में। इसकी हाइट है 8,586 किलोमीटर, मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर। ठीक है, और सिक्किम में स्थित है, पता होना चाहिए तुमको। अब बताओ किस विटामिन की कमी से रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रतौंधी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रेटिनॉल, जिसको कहा जाता है रतौन। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, इसकी कमी होगी तो हमको नाइट ब्लाइंडनेस होगी। ठीक है, बढ़ाने के लिए भाई कैरेट खाओ, स्पिनिच खाओ, या फिश ऑयल खाओ। ठीक है, और विटामिन बी की कमी से क्या होता है? विटामिन बी की कमी से बेराबेरी होता है, विटामिन सी की स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से आपकी हड्डियों में। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस या कैल्शियम से विटामिन डी अब्जॉर्व करता है कैल्शियम को, है ना, तो जितनी भी अगर विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम भी बॉडी अब्जॉर्विंग करेगा, तो बॉन के रिलेटेड रिकेटस, बॉन से रिलेटेड डिजीज होते हैं विटामिन डी से। चलिए, नेक्स्ट वी हैव हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन द सिटी ऑफ झांसी? झांसी शहर में 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सभी को पता है, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई जी ने। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई फॉर्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, ग्वालियर, ये सारी कहानी तुमको पता है कि जो अंग्रेजों के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, ये नीति लाई गई। इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बेसिकली अगर मान लो कि किसी राजा का कोई संतान अडॉप्ट की हुई है तो उसको उस राजा की सत्ता नहीं मिलेगी, है ना, तो अडॉप्टेड सन को कोई सत्ता नहीं मिलेगी, ये कहा गया था ब्रिटिश के द्वारा, और वो सत्ता ब्रिटिश ले लेगा, तो इसी को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो रानी लक्ष्मीबाई ने, झांसी के में की रानी थी ये, इनके पति के देहांत के बाद इन्होंने सत्ता को संभाला, और ऐसा कहा जाता है कि इनके बेटा डॉक्टर था शायद, और इन्होंने जो था अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो लड़ाई लड़ी, है ना, ग्वालियर में थी। ठीक है, द विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट इन इंडिया? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है?
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताओ भाई। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा की कुल लंबाई है 25 किलोमीटर। ठीक है जी, गंगा की कुल लंबाई है 25 किलोमीटर। गंगा को नेशनल रिवर की संज्ञा 2008 में दी गई थी। गंगा का पानी क्या करता है, कभी भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है, क्या नाम है उसका, बैक्टीरियोफेज वायरस है ना, जिसके कारण गंगा का पानी हमेशा हमेशा के लिए साफ़ रहता है। क्या पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज नामक का एक वायरस पाया जाता है दोस्तों गंगा के पानी में। और वो ये वायरस क्या करता है, बाकी जितने भी गंदे वायरस होते हैं उनको खाने का काम करता है। तो गंगा का पानी तुम बॉटल में भी रखोगे तब भी साफ़ रहता है, तो गंगा जल कहते हैं जिसको, है ना जी। तो गंगा निकलती कहाँ से है, उत्तराखंड से निकलती है, अलकनंदा और भागीरथी के मिलन से। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, उसके बाद आपकी गंगा का निर्माण होता है। और गंगा इंडिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, 25 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है। अगला, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल ड्यूटी लिस्टेड? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आपके लिस्ट किया गया कहाँ पे, पार्ट 4A में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं दोस्तों। इसमें से पहले ओरिजिनली 10 ड्यूटीज़ थी जो कि 1976 में लाई गई, और एक ड्यूटी जो आप लाए, जो आपने 2002 में ऐड की, 11वीं ड्यूटी 2011 में ऐड की, ये थी आपके पास, आपने 6 से 14 साल के बच्चों को, पेरेंट्स के ऊपर ये ड्यूटी लगाएगी कि 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजो, उनको पढ़ाओ। ठीक है, ये लिखा गया। और ये भी तुमने याद रखना है कि मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A के तहत कुल 11 कर्तव्य हैं, और 11वां कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया, और उसके लिए जो संशोधन किया गया था संविधान में वो था 86। क्लियर हुआ? तो ये तुमको 42वां भी याद रखना है, स्वर्ण सिंह का नाम भी याद रखना है मौलिक कर्तव्य से, और ये सारी कहानी तुमको मौलिक कर्तव्य से पता होना चाहिए। विच गैस इज प्राइमरली एब्जॉर्ब बाई प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? बहुत आसान बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो बता दो, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं कि नाइट्रोजन करते हैं, हाइड्रोजन करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं? तो एक्चुअल में ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं, लेते हैं, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, है ना, इसी को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट वी हैव, विच इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसको कहा था जिम कॉर्बेट, या फिर इसी को हैलीज नेशनल पार्क भी कहा जाता है दोस्तों। हैली का नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में, यूके में स्थित है। और हैलीज नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और क्या है, पहला टाइगर रिजर्व भी बना था ये। और क्या कहा जाता है इससे, इसके अलावा और क्या है, और भूल रहा हूँ कुछ यार इसमें, हैलीज, हाँ 1936 बना था, है ना, तो सबसे पहले 1936 में बना था। अच्छा, इसमें से देखो काजीरंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा असम में है दोस्तों, एंड काजीरंगा इज़ फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो, एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। कौन सा? काजीरंगा। गिर जो है वो एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है, एशियाई शेरों के लिए, और गिर आपका गुजरात में है। क्लियर हुआ? चलिए आ जाओ नेक्स्ट पे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ 1936, प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव के तहत 1936 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। इसको हैलीज नेशनल पार्क भी कहते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहते हैं, प्रेजेंटली उत्तराखंड में स्थित है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली इज क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु से है, केरला से है, आंध्रा से, उड़ीसा से। कथकली, कथकली आपका कहाँ का? केरला का। दो याद रखने केरला से तुम लोगों ने, एक कथकली है, एक आपके पास है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। ठीक है, और सबसे पहले एक तमिलनाडु से याद रखोगे तुम, भरतनाट्यम। क्या याद रखोगे? भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम जो दोस्तों, ये तमिलनाडु से जो है संबंध रखता है भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम जो है वो सबसे फर्स्ट क्लासिकल डांस, सबसे पुराना क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। ठीक है, और भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर था, सादिर। ठीक है, भरतनाट्यम जो है वो भरत मुनि जो है उनकी किताब है नाट्यशास्त्र, वहाँ से लिया गया है भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी याद रखोगे, कुचिपुड़ी। उड़ीसा से रखोगे ओडिसी, और एक असम से याद रखोगे आप सतरिया डांस। ठीक है, सतरिया डांस, असम से ये सतरिया डांस। और मणिपुर से है एक डांस। ठीक है, तो इनको लिखी लो यहाँ पे, एक मणिपुर से है जिसको मणिपुरी कहा जाता है, और एक छूट गया आपका कथक कली। कथक कली तो हो गया ना, कथक हो गया है ना, कथक बचा जो यूपी का है। ठीक है, कथक यूपी का, कथक कली केरला का। तो हमने अभी तक कितने किया डिस्कस, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तमिलनाडु से हमने किया भरतनाट्यम, सबसे पुराना सादिर पुराना नाम है, सबसे पहला भरत मुनि जो है उनके द्वारा लिखी गई नाट्यशास्त्र किताब से लिया गया है। नाट्यशास्त्र को ही पांचवा वेद भी कहा जाता है। अच्छा, केरला में आपने देखी, एक आपने देखा कथकली, ठीक, कथकली, और एक लिखा आपने मोहिनी अट्टम।
ठीक है। तो 2 है मोहिनी अट्टम, भगवान विष्णु जी का जो मोहिनी अवतार है उसके ऊपर ये रिपीट किया जाता है डांस। आंध्रा में आपने किया कुचिपुड़ी, और उड़ीसा में ओडिसी। उसके बाद मैंने आपको बताया एक सतरिया बताया जो कि असम का है दोस्त, और एक बताया तुमको मणिपुरी जो आपका मणिपुर का है। 1 2 3 4 5 6 और एक 7वां बचा आपके पास कौन सा है, कथक, ठीक है। कथक यूपी का है, कथक यूपी का। कथक कली कहाँ का है, केरला का। होपफुली क्लियर होगा, कली केरला, कली केरला वहाँ से आ जाएगा, है ना। बस ये कहानी है इसकी। नेक्स्ट, इन विच लेयर एटमॉस्फेयर इन, अच्छा, वायुमंडल की किस परत में आमतौर पर व्यावसायिक हवाई जहाज उड़ते हैं। बताओ भाई, कमर्शियल एयरप्लेन कहाँ फ्लो जो है वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, बता दो। ट्रोपोस्फेयर में करते हैं भाई, ट्रोपोस्फेयर में तो करेंगे नहीं क्योंकि बादल मिलेंगे, ठीक है। तो ये करेंगे कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ करेंगे ये, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो याद रखना दोस्त कि स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लो करते हैं। और ये क्यों करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लो, देखो जब आप यहाँ फ्लो करोगे ना नीचे, यहाँ पे फ्लो करोगे, देखो तुमको यहाँ पे बड़े बड़े क्लाउड मिलेंगे। और तुम मान लो कि जहाज़ से उड़ रहे हो और क्लाउड में एंटर करिए, तो आपका जहाज़ क्या करता है, टर्बुलेंस करता है, बहुत ज़्यादा हिलता है। और आपका यहाँ से देखो बहुत सारा जो बादल वगैरह है, बेसिकली तुमको फ्यूल भी ज़्यादा लगे ना, घूमना पड़ेगा, 3632 दिक्कतें आएंगी तुमको, है ना। और इसकी भी रहेगा, तो आप क्या करोगे, इसको अवॉइड करोगे और थोड़ा सा और ऊपर फ्लाई करोगे। और ये तो आपके पास ये जो होती है इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्षोमंडल ऊपर थोड़ा सा, क्या बोलते हैं इसको, क्षोमंडल ही बोलते हैं, चलो हिंदी में तो नहीं, इसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। उसके ऊपर आ गया आपका स्ट्रेटोस्फेयर। तो आप स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लो करते हो दोस्तों, है ना, ताकि आपको, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में बादल नहीं मिलते हैं ना आपको, तो आप आसानी से फ्लो कर सकते हो यहाँ पे ना, सेफ भी रहता है, काम एयर होती है थोड़ी सी। चलिए अगला आपके पास है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट sermon। तो पहला जो sermon दिया था वो कहाँ दिया था, कहाँ दिया था, सारनाथ में। वेरी गुड, तो इसका राइट आंसर है सारनाथ, ठीक है। तो सारनाथ में पहली बात इन्होंने अपना, सारनाथ में क्या दिया, भगवान बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था अपना। हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। तो मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो मानव हृदय में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं दोस्तों, है ना। 4 चैम्बर होते हैं, इसमें से 2 तो आर्टरीज होती हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं ना। तो बेसिकली काम क्या है इसका, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है ना, तो आपका ब्लड जो होता है दोस्तों वही आपका ऑक्सीजन भी कैरी करता है और वही आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के भी आता है ना। तो ये क्या करते हैं, उसको सेपरेट करके रखती हैं 2 चैम्बर। 2 चैम्बर क्या है, इनका काम ये है कि वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेसिकली करते हैं। ये उसको घुलने से रोकती है ना, उसका मिश्रण ना हो जाए, कि मिल ही ना जाए वो। तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड या फिर ऑक्सीजन मुक्त युक्त और ऑक्सीजन रहित जो रक्त है उसके मिश्रण को रोकती हैं 2 चैम्बर। तो 4 चैम्बर्स होते हैं अपने, ठीक है। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो भाई आसान सा है, प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो सॉरी प्रेसिडेंट होते हैं इसमें, है ना। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द अर्थ। धरती के ऊपर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज पी, पैसिफिक ओशन, ठीक है। पैसिफिक सबसे बड़ा, प्रशांत महासागर धरती का सबसे बड़ा महासागर है। एक ट्रिक याद रखना तुम, पैसा, ठीक है। पैसा से, पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन ओशन, सी से सदर्न ओशन, ए से आर्कटिक ओशन। तो ये सारा जो है वो क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। सबसे बड़ा पैसिफिक, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद इंडियन, फिर सदर्न ओशन, फिर आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो ये याद रखना इसको, इस लॉजिक है इसका। अब याद रखना पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, इसी में एक जो है वो मरीना ट्रेंच पाई जाती है। मरीना ट्रेंच क्या दोस्तों, इस तरह की खाई होती है बेसिकली समुद्र के अंदर ना, तो सबसे गहरी जो है वो मरीना ट्रेंच है। वेयर डिड द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड। बताओ भाई, यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, यूएन का, न्यूयॉर्क में। हाँ न्यूयॉर्क में, कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। अब बात करें आपका किसकी, यूएन की। दोस्तों यूएन बनता है 1945 में, ठीक है। 1945 में यूएन जो है 24 अक्टूबर को बनता है 1945 में। बनने का कारण ये था कि इससे पहले जो था आपका 1920 में लीग ऑफ नेशन बनता है, ठीक है। कहानी उससे पहले भी स्टार्ट हो, थोड़ा सा पहले चलो 1914 में। 1914 में पहला विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, 1918 में ख़त्म हो जाता है। दुनिया लड़ती है, एक दूसरे का सर फोड़ती है। 1920 में जो है बहुत से लीडर सोचते हैं कि यार हमको एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो युद्ध ना होने दे। तो 1919 के आसपास वो, या 20 में एक लीग बनाते हैं जिसको बोलते हैं लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन बोलता है, लीग नेशन को ये काम दिया जाता है कि भाई साहब युद्ध नहीं होने देना है किसी भी शर्त के ऊपर। लेकिन दोस्तों साल आता है 1939 और क्या करते हैं, द्वितीय विश्व स्टार्ट हो जाता है। जो काम लीग ऑफ नेशन को दिया गया था वो परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। 1939 में द्वितीय विश्व चलता है जो 1945
5 तक चलता है, ठीक है। अब इस युद्ध में बहुत नुकसान होता है, तो लीग ऑफ नेशन के फेल होने के कारण फिर से लीडर सोचते हैं कि एक नई संस्था बनानी चाहिए, और नई संस्था बनती है यूनाइटेड नेशन। तो 1945 में यूनाइटेड नेशन का गठन किया जाता है, और यूनाइटेड नेशन का काम ये दिया जाता है कि भाई अब मत लड़ने देती किसी को, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। तो उसके बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर तो हुआ नहीं, लेकिन कंट्रियाँ लड़ रही हैं, लेकिन फेल है, ठीक है। मैं तो इसको फेल बोलूँगा। याद रखना यार, 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इसकी। किसकी? यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, 1945 में बनते हैं। 6 इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं, लेकिन इसकी जो एक्चुअल में भाषा है वो जो है इंग्लिश और फ्रेंच है, ठीक है, जिसमें काम होता है कार्यकारिणी भाषाएं। अरेबिक, चाइनीज़ और इंग्लिश, फ्रेंच है, अरेबिक है, चाइनीज़ है, और कौन सी भाषा है इसकी? रहा इंग्लिश फ्रेंच में तो काम होता है ना। रशियन है, ठीक है, हो गई सारी 6। रशियन होगी, अरेबिक, चाइनीज़, रशियन, इंग्लिश, फ्रेंच, और कौन सी भाषा छूट रही है? एक लैंग्वेज छूट रही है इसकी यार, ये चलो एक लैंग्वेज छूट रही है मेरे को। चाइनीज़, अरेबिक, रशियन, इंग्लिश, फ्रेंच, और एक कौन सी भाषा छूट रही है? और किसी को एक जो भाषा मैं छोड़ रहा हूँ ना, एक लैंग्वेज मेरे से छूट रही है, तो मेरे को कमेंट में बताना जिसको पता है, ठीक है। और जिसको नहीं पता वो कमेंट देख लेना, और मैं भी एक पिन कर दूंगा कमेंट अगर जो मैं यहाँ से नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है, याद नहीं आ रही मेरे को भी। विच फिनोमेना एक्सप्लेन्स द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार? बताओ भाई, ट्विंकल तारों के टिमटिमाने को, टिमटिमाहट को के पीछे कौन सी परिघटना जिम्मेदार है? तो इसके लिए कौन सी है भाई, बताओ? रिफ्रैक्शन। कौन सी है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन है इसके लिए ना, वायुमंडलीय रिफ्रैक्शन, अपवर्तन हिंदी में बोलेंगे इसको। तो वायुमंडलीय रिफ्रैक्शन, इसमें होता है क्या? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में बदलते घनत्व से गुजरने के समय तारों के प्रकाश लगातार अपवर्तित होता है। ये प्रिज्म देखिए बचपन में, जैसे लाइट आई, पड़ी, पृथ्वी में वातावरण में के ऊपर पड़ी, जैसे ही यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ दोस्त, निर्वात से जैसे ये एंटर की यहाँ पे वायुमंडल में, तो वायुमंडल में क्या होता है? एक आपकी डेंसिटी डिफरेंस आ जाएगा ना, डेंसिटी घनत्व बदल जाएगा। तो लाइट क्या करेगी? वो मुड़ना स्टार्ट कर देगी, ऐसे हिलना स्टार्ट कर देगी, और उसी के तहत आपको ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, पर तारे टिमटिमा नहीं रहे हैं भाई, लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो रही है। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी लेड द दांडी मार्च? महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च का नेतृत्व किया था? बताओ भाई, कब किया था? 1930 में, 1930 में, ठीक है। दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को किया गया, टू ब्रेक सॉल्ट, ब्रिटिश की सॉल्ट मोनोपोली। नमक जो था पहले ब्रिटिश ही बनाते थे, गांधी जी ने कहा ऐसा नहीं चलेगा भाई, आपके नमक के ऊपर इस कानून का मैं अवहेलना करूँगा, मैं इसको तोड़ूंगा, ठीक है। और गांधी जी ने इसको तोड़ा, साबरमती से इन्होंने जो है वो अपनी जर्नी स्टार्ट की, और ये गए कहाँ तक? दांडी तक, ठीक है। और नदी के तट के किनारे इन्होंने नमक जो है वो अपने हाथ से उठाया, और ब्रिटिश को जवाब दिया कि मैंने आपका कानून तोड़ दिया, अवहेलना कर दी, मैं नहीं मानता तुम्हारे कानून। तो ये नमक एक सिंबॉलिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, नमक सत्याग्रह करने के पीछे गांधी जी जो थे, उनका विज़न साफ दिखता है। नमक हिंदू के घर में भी होता है, मुस्लिम के घर में भी होता है, जैन, सिख, ईसाई सभी धर्मों, सब जाति धर्मों के लोगों के घर में नमक यूज़ होता था। तो नमक को एज अ आइडेंटिटी यूज़ करना गांधी जी के लिए बहुत हद तक एक बहुत मतलब मार्वलस स्टेप था इनका, है ना। तो सारे लोग इकट्ठा हो गए थे इसके लिए। हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया करंटली? आसान सा प्रश्न है, जवाब कमेंट में चाहिए, यहाँ नहीं बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जो एक लैंग्वेज भूल रहा हूँ मैं, ठीक है, अरेबिक थी, एक अरेबिक थी, एक आपके पास चाइनीज़ थी, एक आपके पास रशियन है, एक आपके पास इंग्लिश है, एक फ्रेंच है, एक मैं भूल रहा हूँ, फ्रेंच फ्रांस में बोली जाती है, रशियन बताना तुम यार, मैं फिर से नहीं याद कर पा रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।